हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना। ए पर्सन प्रेजेंट विथ पफी स्किन। एक पर्सन जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो पफी स्किन है उसकी एंड लेथार्जिक है। हिज टीएसएच लेवल आर लो। उसका जो टीएसएच लेवल है वो कैसा है, लो है। एंड आर इम्प्रूव्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीआरएच। और जो इम्प्रूव हो रहा है किसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, टीआरएच के। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आप इनको चार वर्ड्स के ऊपर ध्यान में देना है। पफी स्किन है नंबर वन, लेथार्जिक कंडीशन है सेकंड, टीएसएच का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कैसा है, डिक्रीज है। एंड जो कि इंप्रूव हो रहा है किस पे, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को अपन जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये इंप्रूव हो रहा है कंडीशन। तो अब इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या रहेगा। ऑप्शंस अपने पास में, हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस डिफेक्ट। हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है क्योंकि डिफेक्ट किसमें है, हाइपोथैलेमस के अंदर। इस डायग्नोसिस की वजह से क्या आपको ये पता लग रहा है कि डिफेक्ट है हाइपोथैलेमस में, उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। या फिर डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट, थायराइड का यहाँ पे एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये सब कंडीशंस हो रही है। या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस डिफेक्ट। हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट हो गया यहाँ पे, इसलिए आपको हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन लग रही है यहाँ पे। या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी डिफेक्ट, या फिर पिट्यूटरी में डिफेक्ट की वजह से जो पफी स्किन लेथार्जिक है, ये अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन सिम्टम है तो ये क्या पिट्यूटरी की वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी में डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो अच्छा एमसीक्यू है, प्रीवियसली एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है, तो ध्यान में रखना। साथ साथ में टॉपिक जो है केजीएमयू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं, इवन थायराइड अकेली से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो क्या रहेगा अपना आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, टीएसएच का लेवल यहाँ पे क्या रहा, कम है। और वो इम्प्रूव कैसे हो रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की अपन जब उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब वो इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि भाई टीएसएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो देखो, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। तो यहाँ पे डिफेक्ट किस में आपको देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, साथ में पफी पफी स्किन किसका साइन सिम्टम है, लेथार्जी किसका साइन सिम्टम है, तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर वन। हाइपोथायरॉयडिज्म तो हो रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस डिफेक्ट। यहाँ पे डिफेक्ट किस में आ रहा है, टीआरएच में, क्योंकि एडमिनिस्टर किसका कर रहे हैं अपन, टीआरएच का कर रहे हैं। और टीआरएच कहाँ से बनता है, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट होने की वजह से क्या नहीं बन रहा है, टीआरएच नहीं बन रहा है। टीआरएच नहीं बनेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी से। और टीएसएच नहीं निकलेगा तो एफ जो अपना फोलिकुलर सेल से T3 T4 है वो नहीं रिलीज होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा क्लाइंट, हाइपोथायरॉयडिज्म उसमें देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, थोड़ा अपन इसकी सीक्वेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन टीएसएच की। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ से क्या बनेगा कि टीएसएच का नॉर्मल लेवल कितना होता है, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू। हॉर्मोन्स का आपको नॉर्मल लेवल आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो टीएसएच का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है कितना, 0.325 तक। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसको 4 भी दिया गया है, बट आपको रेंज पूछे तो आपको यही इसके अंदर करेक्ट मानना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये रहता है इसका नॉर्मल लेवल। अब इसकी यूनिट होगी तो वो क्या होगी, 0.325 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, MIU पर लीटर, ये ध्यान में रखना। यूनिट हमेशा ध्यान में रखना क्योंकि यूनिट से बहुत सारे एमसीक्यू आते हुए भी गलत हो जाएंगे आपके, अगर सही से आप यूनिट नहीं लगा पाओगे तो।
ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एंटी रिपिट्यूटिव से? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यहाँ पे कौन स्टिमुलेट करता है? इसको इसको करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो कि कहाँ से सिक्रेशन देखने को मिलता है आपको? हाइपोथैलेमस से। तो यहाँ पे किसमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको? हाइपोथैलेमस के अंदर डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, तभी तो आपका आप टीआरएच का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एंटी रिपिट्यूटर से निकल गया ये, अब जाएगा ये ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर से जाएगा ये कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है? सेल्स होती है। कौन सी सेल? फॉलिकुलर सेल। ये एमसीक्यू बनता है यहाँ पे। फॉलिकुलर सेल किसका रिलीज करवाती है? T3 एंड T4 हार्मोन का। तो क्या हो जाएगा? इसका लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर ये टीआरएच ही नहीं बन रहा है हाइपोथैलेमस से, तो ना तो टीएसएच स्टिमुलेट होगा, ना ही फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट होगी, तो क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर T3 एंड T4 का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्या लेवल। इसलिए अपना आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, विथ रेशनल्स एकदम अच्छे से करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और एमसीक्यू बनता है इंपॉर्टेंट, उसका भी आप ध्यान रखिए। हाइपोथैलेमस रिलीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इन अर्ली मॉर्निंग। इसलिए जब कभी आपको टीआरएच के टेस्ट के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आपको कब टेस्ट आपको अर्ली मॉर्निंग करता है, तो या तो आपको टीआरएच का टेस्ट या फिर आपको बोला जाए टीएसएच का टेस्ट। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आपको लेवल पता लगाना है, उसका टेस्ट करना है, तो आप सैंपल कब लेते हो? अर्ली मॉर्निंग। इसलिए कहा जाता है कि थायराइड वाले पेशेंट का सैंपल कब लेते हैं? अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट, मतलब फास्टिंग होना चाहिए पर्सन। ये दो एमसीक्यूज और आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे क्या रिलीज होता है? टीआरएच, जो कि किसको स्टिमुलेट करता है? टीएसएच को। और टीएसएच से क्या रिलीज होगा? T3 T4। और कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है? पैराफेलिकुलर सेल। और जब अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल T3 T4 का लेवल हो जाएगा, तो ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, जो हाइपोथैलेमस को बोल देता है कि सर आप हमारी बॉडी में एकदम नॉर्मल लेवल के अंदर हमारे आपने थायराइड का लेवल मेंटेन है, तो आप टीआरएच को अभी स्टिमुलेट करना बंद कर दीजिए। एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है हाइपोथैलेमस के पास में, जो कि उस टाइम पीरियड के लिए फिर टीआरएच का स्टिमुलेशन कम कर देता है, या फिर एकदम रोक देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, कम ही करता है एकदम स्लाइटली एकदम। तो आई थिंक यहाँ पे आपका कोई डाउट बचा नहीं होगा हार्मोन से रिलेटेड वगैरह, या फिर इस एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सारे डाउट्स अपन ने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। अच्छा, अब अगर आपसे अगर यहाँ पे एक और एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि टीएसएच का जो सैंपल है आप कौन सी वाइल के अंदर भेजोगे, तो येलो वाइल के अंदर। ठीक है, येलो वाइल के अंदर आप सैंपल देते हैं अपन। ठीक है, जो प्लेन वाइल होती है उसके अंदर अपन थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट अपन यहाँ पे करवाते हैं। A patient says she love her child and want to hug him but also hate him and want to hurt him। एक पेशेंट है जो बता रही है कि वो अपने बच्चे को, सी लव्स हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, तो उसको हग भी करना चाहती है, गले लगना चाहती है, बट आल्सो हेट हिम, उसके वो बुरा उसको नापसंद भी करती है, तो उसको वो हर्ट भी पहुंचाना चाहती है, उसको वो पिटाई भी करना चाहती है, हर्ट पहुंचाना चाहती है। सी इज अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू एक्सप्रेस। अब उसको क्या है कि डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको करना क्या है, या उसको पिटाई करनी है या फिर उसको हक गले लगाना है। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज, अब ये वाली जो कंडीशन है इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज एबुलिया, एम्बिवेलेंस, एनहेडोनिया, या फिर एलेक्सीथाइमिया। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर?
अच्छा एमसीक्यू है, अपन जो भी सोल्व कर रहे हैं सारे सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। तो ये केजीएमयू के लिए इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक के जो आपको टर्म्स वगैरह पूछी जाएगी उसके अंदर, तो आप ध्यान में रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिरोधात्मक हो रहा है कि भाई उसको करना क्या चाहिए, दो थॉट्स के अंदर, उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एम्बिवैलेंस। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे, एम्बिवैलेंस। इसे हम क्या कहेंगे, एम्बिवैलेंस। तो एम्बिवैलेंस के अंदर क्या होता है, दो अपोजिट इंपल्स आती है कि क्या मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है, ठीक है। दो अपोजिट इंपल्स आती है, फिर उसके अंदर वो एक डिसाइड नहीं कर पाती है, इसे हम बोलते हैं एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस जो है वो किसका इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। और ये ओसीडी के अंदर भी देखने को मिलता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती है वहां पे भी ये देखने को मिलता है। उसकी भी जो बॉर्डर लाइन कॉन्फ्लिक्ट करने वाली कंडीशन होती है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलती है। एबूलिया का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो पर्सन क्या कर पाता है, डिसीजंस नहीं ले पाता है, इन एबिलिटी टू मेक ए डिसीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, एबूलिया। या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहो, दूसरे मीनिंग में देखना चाहो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, लैक ऑफ विल पावर। तो उसके अंदर क्या हो जाए, इच्छा शक्ति उसकी कम हो जाएगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑफ एक्शन, मतलब वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा अपने एक्शन को, कि मुझे करना क्या है, एक्शन को या फिर स्पीच को या फिर अपने थॉट्स को, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं एबूलिया। नेक्स्ट एनहेडोनिया। लॉस ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, कि जो पहले किसी पर्सन को खुशी पहुंचाती थी, उसको एंजॉय करवाती थी, तो वो चीजें अभी उसको प्लेजर नहीं दे पाती है, इसे अपन बोलते हैं एनहेडोनिया की कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अलेक्सीथाइमिया। अलेक्सीथाइमिया से आप समझ सकते हो, इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब फीलिंग। बस साइकेट्रिक में कुछ नहीं है, बस अगर आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आपकी साइकेट्रिक एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बस आप इन टर्म्स पे, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। जब भी लाइक आप सिजोफ्रेनिया भी पढ़ते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस ये टर्म्स वहाँ पे दी हुई रहती है, तो लगता है बच्चों को कि ये काफी हार्ड है, कैसे याद होगा, बस इनका मीनिंग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient is admitted to the cardiology unit for evaluation of reported chest pain. एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ है कार्डियोलॉजी यूनिट के अंदर, उसको इवैल्यूएशन किया गया है, रिपोर्ट क्या देखने को मिली है उसको कि भाई यहाँ पे चेस्ट पेन हो गया। आफ्टर 8 आवर एडमिशन, 8 घंटे एडमिशन के बाद में, द पेशेंट्स कार्डियक मॉनिटर शोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एडमिशन के बाद में पेशेंट का जो कार्डियक मॉनिटर है वो शो करने लग गया क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। द कार्डियोलॉजिस्ट डिफिब्रिलेट द पेशेंट। अब कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या किया, डिफिब्रिलेट कर दिया पेशेंट को। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द पर्पज ऑफ डिफिब्रिलेशन इज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफिब्रिलेट क्यों किया जाता है, उसका क्या पर्पज है, तो नर्स क्या अंडरस्टैंड करेगी इस बात को। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, रिड्यूस द डिग्री ऑफ कार्डियक इस्चेमिया एंड एसिडोसिस। ये क्या करता है, कार्डियक इस्चेमिया को डिक्रीज करेगा और एसिडोसिस को कम करता है, डिफिब्रिलेशन। इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी, प्रीलोड एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएगा, प्रीलोड को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डिप्लेटेड मायोकार्डियल सेल। जो भी मायोकार्डियल सेल की एनर्जी कम थी उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। डी क्या बोल रहा है, डीपोलराइज सेल शोइंग एसे नोड टू रिकैप्चर पैसिंग रोल, ठीक है। एसे नोड क्या है, अपना पेसमेकर वाला रोल रहता है एसे नोड का। तो
डीपोलराइजिंग वहाँ पे अलाउ कर देता है और अपना वापस रिकैप्चर कर लेता है, अपना जो पेसमेकर का रोल है वो कर लेता है कौन, एस ए नोड। तो डिफिब्रिलेटेड करने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सिंपल सा आपसे पूछा गया है, बस ये इतनी सारी जो आपको स्टोरी बना के बताई है भैया। आपके आपके जो मेंस का एग्जाम रहेगा नोट सेट का, तो उसके अंदर इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या रहेगा आंसर इसके अंदर? तो देखिए, जो इसके अंदर क्या बताया गया आपको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की जो कंडीशंस होती है ना, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जब आप पेशेंट को देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट रिदम। तो जब आप इसकी ईसीजी देखोगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो क्या है कि वो सीक्वेंस नहीं बनेगा ईसीजी का, बस इरेगुलर आपको ईसीजी देखने को मिलेगी। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, पल्सलेस ब्रीथिंग। यहाँ पे अपन जब पेशेंट की पल्स देखेंगे तो वहाँ पे उसका पल्स अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली कंडीशन किस में देखने को मिलती है, वेंट्रिकुलर फिब्रेशन में कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलता है, और पल्स लेस पेशेंट पल्स लेस हो जाता है, ठीक है। पल्स के यहाँ पे अच्छे से अपन फील नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इरेगुलर रिदम बनती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेज किस प्रकार से करोगे, मैनेजमेंट के लिए क्या है अपने पास में, डिफिब्रिलेटर प्लस सीपीआर। तो उन्होंने क्या कर दिया है, अभी डिफिब्रिलेट तो कर दिया है, तो अब नर्स क्यों समझेगी भाई डिफिब्रिलेट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना क्या यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्योंकि जो ऐसे नोड की जो सेल है उनको वापस से वो क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, जिससे उसका जो पेसमेकर का रोल है वो उसको वापस मिल जाएगा, और वापस से वो क्या कर देगा, अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा ऐसे नोड। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे पल्सलेस एक्टिविटीज देखने को मिलती है, इरेगुलर बीटिंग हो रही है, मतलब वो सही से ना तो ढंग से कॉन्टेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नोड को वापस से डीपोलराइज करना सेल के लिए, वो अपना क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। वापस से ऐसा नोड को जो रिकैप्चर करवाना है उसका पेसमेकर का रोल का, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डीफिब्रिलेट करते हैं। और इसको डिफिब्रिलेट क्यों करते हैं वो भी आपने समझ लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पल्सलेस रिदम देखने को मिलती है, और उसका रीजन क्या है, ऐसा नोड का जो पेसमेकर वाला रोल है वो फंक्शन नहीं करता है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की आपको ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या रहेगी, अमायोडोरोन। ये भी आप ध्यान में रखना। इसी के रिलेटेड एक कंडीशन और देखने को मिलती है, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, फिब्रिलेटरी पी वेव, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट किस प्रकार से करोगे, मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछे तो क्या रहती है, एस्मोलोल। तो दो ड्रग इंपॉर्टेंट है, बाकी ये टॉपिक तो काफी बड़ा है, इसको अपन कंप्लीटली यहाँ पे अभी कवर नहीं करने वाले हैं। तो इससे एक एमसीक्यू और मैं आपको बता देता हूँ कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डिफिब्रिलेशन के अंदर अपन कितना यहाँ पे करंट रखते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विदाउट विद पल्सलेस, ठीक है, जो आपका ये वाला पूछा गया आपका एमसीक्यू के अंदर। तो देखो, डिफिब्रिलेशन दो तरीके से काम करता है, एक होता है मोनोफेजिक, तो मोनोफेजिक के अंदर कितना करंट रहता है, तो 360 जूल, और बाईफेजिक के अंदर कितना रहता है, बाईफेजिक के अंदर कितना रहता है, 120 टू 200 जूल तक अपन क्या करते हैं बाईफेजिक। मोनोफेजिक में क्या रहता है, अपन यहाँ पे राइट साइड के अंदर प्लेस करते हैं डिस्पोजेबल पैड को, और एक करते हैं अपन लेफ्ट साइड के अंदर प्लेस करते हैं। तो मोनोफेजिक में तो क्या होता है कि एक ही साइड के अंदर करंट जाता है, और राइट, और जो बाईफेजिक के अंदर दोनों साइड से जाएगा भी और वापस से आता भी है, ठीक है, करंट घूमता है। मोनोफेजिक में एक ही साइड में डायरेक्शन करता है, इसलिए इसके करंट कितना रखता है अपन, 360 रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि एक साइड में काम कर रहा है।
और बाईफेजिक दोनों तरफ से उसको करंट लगता है। तो इसका अपन 120 टू 200 जूल तक अपन क्या करते हैं, इसका करंट पास करते हैं। नेक्स्ट, a 47-year-old woman comes to gynecological OPD, complaints with hot flushes after stopping of menstruation। एक 47-year-old वुमन है जो गायनोकोलॉजिकल ओपीडी के अंदर आई है, उसको कंप्लेंट क्या है, हॉट फ्लैशेस की, आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्टर कैन रिलीव द हॉट फ्लैश। तो कौन सी ड्रग है जो हॉट फ्लैश को यहाँ पे रिलीव कर सकती है? फ्लोक्सीमेट्रॉन, एथिल एस्ट्रोडल, डेनाजोल या फिर टेस्टोस्टेरोन। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? क्या रहेगा आंसर अपना? तो देखिए मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। इसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? menstrual cycle has stopped for entire year। इसके भी कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं मेनोपॉज कहलाने के भी, ठीक है। तो वो अलग बात है, अपन को बस सिंपली ध्यान में रखना है कि मेनोपॉज होता क्या है। तो इस कंडीशन में क्या देखने में मिलता है आपको, डिक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। अब एस्ट्रोजन डिक्रीज होता क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनल फॉलिकल्स इन ओवेरीज। भाई एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा था, ओवेरीज से हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवेरीज के अंदर फंक्शनल फॉलिकल्स की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होता है। और कंटिन्यूसली अगर एस्ट्रोजन कम होता रहेगा तो एक टाइम पीरियड आएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी ही नहीं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलना शुरू कर देंगे उस टाइम पीरियड से, उसको हम कहेंगे मेनोपॉज, जो कि अराउंड 50 ईयर की एज के आसपास ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की कमी देखने को मिली ड्यू टू फंक्शनल ओवेरीज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिले, जिसकी वजह से साथ साथ में और क्या कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन भी। प्रोजेस्टेरोन की भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड एस्ट्रोजन की भी यहाँ पे क्या रहती है, कमी रहती है मेनोपॉज के अंदर, फीमेल के अंदर। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये जो ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनल फॉलिकल्स इन ओवेरीज, तो यहाँ पे क्या फंक्शनल फॉलिकल्स देखने को मिलती है? तो देखो दो टाइप की यहाँ पे सेल देखने को मिलती है। एक सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल। दूसरी जो सेल यहाँ पे होती है वो कौन सी होती है, थीका सेल। इन दोनों की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इनके फंक्शंस यहाँ पे अच्छे से होता नहीं है। ये फंक्शंस में क्या, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। अब देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, बट मेनोपॉज के अंदर दूसरा एमसीक्यू अगर बनेगा तो क्या बनेगा, इंक्रीज एलएच एंड एफएसएच, जो आफ्टर मेनोपॉज कंप्लीटली एंटायर लाइफ ये क्या रहते हैं, इंक्रीज ही रहते हैं, बट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी रहती है। अब ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट या फिर आप कह सकते हो अल्टर द हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैनॉट रेगुलेट टेम्परेचर करेक्टली। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और जो रेगुलेट सही से नहीं कर पाएगा टेम्परेचर, तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं।
और साथ के अंदर जो स्वेटिंग, लाइक सपोज कीजिए हमारा ये क्या है, स्वेटिंग जोन है, और ये हमारा क्या है, टेम्परेचर जोन है। टेम्परेचर जब ऐसे ऐसे जैसे बढ़ता है, स्वेटिंग जोन तक पहुंचता है, तो क्या होती है, स्वेट होती है फीमेल को, और जब वापस से टेम्परेचर निकल जाता है तो मतलब स्वेटिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। मगर मेनोपॉज के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा स्वेटिंग जोन है और जो टेम्परेचर जोन है, ये दोनों नियर बाई आते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, थोड़ा भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, नाइट पीरियड के अंदर मोस्टली होता है, तो यहाँ पे फीमेल को ज़्यादा एक्सेसिवली स्वेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि स्वेटिंग का जो पीरियड है वो यहाँ पे नज़दीक आ जाता है। ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है फीमेल्स के अंदर, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हॉट फ्लश। तो एक इसमें देखने को मिलता है, मेनोपॉज के अंदर देखने को मिलता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन। तो आप फीमेल को क्या दोगे, एस्ट्रोजन दोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एथिल एस्ट्रोडोल क्या रहेगा, एक प्रकार से एस्ट्रोजन ही होता है ये। अपना आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक मोस्ट इफेक्टिव रहता है हॉट फ्लशेस के लिए, शॉर्ट टर्म थेरेपी रहती है एक एस्ट्रोजन की। ठीक है, और ये एक प्रकार का सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है एथिलीन एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको वर्ड बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन, तो इसका भी कुछ यूज होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस, एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लिबिडो, वो भी डिक्रीज लिबिडो। एक सेकेंड, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट डिक्रीज लिबिडो इन मेनोपॉज, मेनोपॉजल फीमेल। तो यहाँ पे उसको ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर अपन कह सकते हैं इसको एंड्रोजन्स। एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना, अच्छा एमसीक्यू है। नेक्स्ट देखिए, एक और एमसीक्यू बनता है, अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, आगे ट्रीटमेंट एस्ट्रोजन से नहीं दे सकता, तो वहां पे आप क्या दे सकते हो, फीमेल को प्रोजेस्ट्रिन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रिन भी अपन दे सकते हैं हॉट फ्लशेस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इसका आंसर तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने एस्ट्रोजन दिया, एस्ट्रोजन किस प्रकार से एक्ट करता है। ठीक है, और साथ में देखो एक यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जीएनआरएच हार्मोन का भी यहाँ पे लेवल जो है वो इंक्रीज होता है इस कंडीशन के अंदर। चलो ये अलग बात है, अपना एंडोक्राइन से रिलेटेड अपना यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया नहीं है, नहीं तो इसको अपन अभी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो मेरी क्लास में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छी भी लग रही है तो भी आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ क्लासेस से आपके ना कोई पॉजिटिव कमेंट्स, ना कोई आपके डाउट्स वाले कमेंट्स देखने को मिले, कोई आप कमेंट करते नहीं हो। ठीक है, तो या तो मैं ये समझ लूँ कि भाई आपको क्लासेस समझ में आ नहीं रही है, तो फिर मैं मेरा पैटर्न चेंज करूँ, या फिर आपको समझ में आ रही है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि ठीक चल रहा है, या फिर इम्प्रूव करने की नीड है, या फिर आपको कुछ और प्रकार से आपको एमसीक्यू चाहिए, या फिर आपकी जो भी डिमांड है यहाँ पे फुलफिल की जाएगी। ठीक है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना। और बाकी आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास भी क्लासेस पहुंच जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द स्टेटस ऑफ ए पेशेंट हु हैड क्रेनियोटोमी 3 days ago। नर्स क्या कर रही है, इवेल्युएट कर रही है क्लाइंट के स्टेटस को, उसको क्या हुआ था, क्रेनियोटोमी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट दैट पेशेंट इज डेवलपिंग मेनिंजाइटिस एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। तो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को भी क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया, जो कि एज ए सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शंस क्या है, एब्सेंस ऑफ नकल रिजिडिटी, ऑप्शंस क्या क्या है, एब्सेंस ऑफ नकल रिजिडिटी, ए जीसीएस स्कोर ऑफ 15, टर्निंग साइन नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और बर्जेंस के साइन जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस का किस प्रकार से वहाँ पे इंडिकेट करेगा, कौन सा असेसमेंट इंडिकेट करेगा पेशेंट में कि उसको मेनिंजाइटिस एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी हुआ है। तो देखिए, जब मेनिंजाइटिस मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कंप्लीटली कि भाई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, किस प्रकार से उनको डायग्नोस करते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, कंप्लीटली टॉपिक मेरा कवर अप करवाया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। तो बस मेन साइन मेनिंजाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक तो कर्निंग साइन देखने को मिलता है, दूसरा बर्जेंस के साइन देखने को मिलता है, नकल रिजिडिटी भी देखने को मिलती है,
ठीक है। जीसीएस स्कोर यहाँ पे इतना यहाँ पे अल्टर होता है, मगर 15 तो नहीं होगा, क्योंकि 15 तो एकदम फाइन फिट एंड फाइन रहता है यहाँ पे जीसीएस स्कोर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, बर्जेंस्की साइन क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव आता है, और कर्निंग साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और नकल डिजिट यहाँ पे पेशेंट में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जीसीएस स्कोर 15 का क्या मतलब होता है, पेशेंट एकदम अलर्ट है, और उसके जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है वो भी एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं है पेशेंट के अंदर। ओके, तो बर्जेंस्की साइन के अंदर आप क्या करते हो, क्या होता है बर्जेंस्की साइन, तो ये होता है इनवॉलेंट्री फ्लैक्सेशन of hip and knee when the neck is passively flexed। अपने पेशेंट को सुपाइन लेटाया, फिर अपन क्या करते हैं, पैसिवली का क्या मतलब होता है, दूसरे द्वारा करवाए जाने वाला काम, एक्टिवली हम खुद जो काम करते हैं वो। तो जब एग्जामिनर उसकी नेक को ऊपर करता है, फ्लेक्स करता है, ठीक है, तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री उसके जो हिप है, उसके जो नी है, वो भी क्या रहते हैं, फ्लेक्शन होता है उनके अंदर, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ मेनिंजीज। उसमें पेन होता है यहाँ पे पेशेंट को, ड्यू टू पेन, जिसकी वजह से ये इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये कौन सा साइन हो गया, बर्जेंस्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ ए सुपाइन पेशेंट टू स्ट्रेंथन द लेग। कंप्लीटली व्हेन इट इज फुल्ली फ्लेक्स्ड। हमने क्या किया, पेशेंट को सुपाइन लेटाया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हिप को फ्लेक्स किया। हिप को फ्लेक्स करने के बाद में हम उसका क्लाइंट का जो लेग पहले ऐसे था, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे वो नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है, अगेन वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को। ठीक है, इसकी वजह से तो ये वाला साइन क्या हो गया, कर्निंग साइन। ठीक है, कर्निंग साइन आपको देखो नी, 19 से आपको ध्यान रख लेना कर्निंग साइन, इसलिए आप दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, के से नी और के से कर्निंग साइन। ठीक है, दोनों आप कंफ्यूज नहीं होगा। बर्जेंस्की साइन जो नेक्स्ट से रिलेटेड है, इसका आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। और नकल डिजिट यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, एब्सेंस नहीं रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट प्रेजेंटेड विथ वीकनेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेस विद द लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। पेशेंट है, आया है अपने पास में, वीकनेस लग रही है राइट साइड ऑफ फेस में, एंड लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। एक तो वीकनेस है, दूसरा लॉस ऑफ पेन, कोई पेन फील नहीं हो रहा और कोई टेम्परेचर फील नहीं हो रहा। पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ द लेफ्ट लेग इज लॉस। अब यहाँ पे साथ साथ में लेफ्ट लेग है, उसका क्या हो रहा है, पेन लॉस हो रहा है और टेम्परेचर सेंसेशन भी लॉस हो गया। द लीजन इज मोस्ट लाइकली लोकेटेड। अब लीजन ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड है, तब आपको इस प्रकार का सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है, मीडियल मेडुला में, लेटरल पॉन्स में, मीडियल पॉन्स में, या फिर लेटरल मेडुला के अंदर। देखिए इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। सबसे पहले अपने पास में आया तो क्या बताया इसने, राइट साइड के फेस में क्या हो रहा है, पेन एंड टेम्परेचर लॉस है। अभी बाद में क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड का जो लेग है वहां पे क्या, पेन एंड टेम्परेचर लॉस है। बस ये दोनों बातें हैं, और लीजन होगा कोई भी एक जगह पे। क्या रहेगा आंसर, अच्छा आंसर क्यों है, ये पूछा रहता है बार बार। तो देखिए सबसे पहले तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो वीकनेस किसकी वजह से देखने को मिलती है आपको,
वीकनेस किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फेशियल वीकनेस। तो फेशियल वीकनेस है किसमें देखने को मिलती है? पाल्सी ऑफ फेशियल मसल। फेशियल मसल्स की पाल्सी होती है तो कौन सी मसल देखने, कौन सी यहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है? सेवंथ नर्व अफेक्ट। और सेवंथ नर्व कौन सी? वो भी सेम साइड की। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? राइट साइड की जो क्रेनियल नर्व है, कौन सी? सेवंथ क्रेनियल नर्व, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेशियल नर्व भी कहते हैं अपन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ गया? फेशियल वीकनेस देखने को मिली है। मतलब देखो, अपना जो ब्रेन है, ये अपने ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट पार्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल पार्ट। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जिस साइड के अंदर फेशियल वीकनेस होती है उसी साइड का अपना क्या, ये नर्व अफेक्ट होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट साइड सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो गया? राइट साइड में अफेक्ट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन, ये भी राइट साइड का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या अफेक्ट हुआ? ट्राइजेमिनल नर्व। वो भी सेम साइड, मतलब सेंट्रली यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम साइड में, जिस साइड का हो रहा है उस साइड में, मतलब लेटरल साइड की नर्व्स अफेक्ट हो रही है। तो लेटरल में यहाँ पे क्या है? या तो कौन सा, या फिर मेडुला है। मेडुला कहाँ पे रहता है? सेंटर में रहता है। तो ठीक है, मेडुला जो मोस्ट कॉमन इसका पार्ट मेनली कहाँ पे वर्क करता है? अपने सेंट्रल रीजन के अंदर रहता है। और पोन्स अपने लेटरल साइड के अंदर ज़्यादा वो रहते हैं। और यहाँ पे भी बताया किसके बारे में गया है? अपोजिट टू किसी भी एक साइड के बारे में बताया गया है, ना कि कोई सेंट्रल पार्ट के अंदर आपको बताया गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? लेटरल पोन्स के अंदर किसी प्रकार का लीजन हुआ है, इसी प्रकार से सेम साइड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया राइट साइड की बात। अब देखिए यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड की बात हो रही है। तो जब कभी आप पढ़ते हैं कि जब एक्सट्रीमिटीज की बात आती है, चाहे लोअर लिम हो गया, चाहे अपर लिम हो गया, ठीक है, इनमें अगर लीजन होगा तो इनके ब्रेन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो यहाँ पे लीजन किस में होगा? राइट साइड के अंदर होगा। और यहाँ पे देखो वीकनेस कहाँ देखने को मिली है? राइट साइड के अंदर। ठीक है, मैं लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस की बात कर रहा हूँ, मैं हेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपना जो हेड रहता है वहां पे। ठीक है, लिम्ब लिम्ब का जो सेंसेशन वो तो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और जो हेड का रहता है वो अपना यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रहता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? राइट साइड ऑफ फेस। और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड। और यहाँ पे कौन सा रीजन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है? लेफ्ट साइड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पे लेटरल पोन्स के अंदर यहाँ पे लीजन होगा। इसी प्रकार से उसी वजह से आपके इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए मैन वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी आफ्टर मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी पेशेंट को कहाँ लाया गया है? इमरजेंसी के अंदर लाया गया है। एंड इंजर्ड हिज पेरिनियम, उसका जो पेरिनियम रीजन है वो क्या हो गया है? इंजर्ड हो गया। ही गेट्स एन अर्ज टू मिक्चुरेट, उसको अभी मिक्चुरेशन यूरिन वॉइडिंग करने की उसको अर्ज हुई है। बट इज अनेबल टू पास यूरिन, अभी वो क्या यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा, अनेबल है उसको पास करने के लिए। ऑन एग्जामिनेशन, हम जब एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड वाज सीन एट द टिप ऑफ द यूरेथ्रा एंड स्वेलिंग ऑफ द पेनिस। एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूरेथ्रा का जो टिप है वहां पे ब्लड देखने को मिल रहा है, और स्वेलिंग देखने को मिल रही है पेनिस के अंदर, एंड स्क्रोटम के अंदर भी साथ साथ में। दिस इज द बिकॉज ऑफ, अब ये ऐसा क्यों देखने को मिला आपको? एक्सीडेंट हुआ, पेरिनियम इंजरी वहां पे उसको हुई है, मिक्चुरेट करना चाह रहा है मगर वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यूरिन पास आउट करने की उसको फीलिंग अर्ज हुई है मगर यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहे। एग्जामिनेशन किया हमने, हमने देखा कि उसकी यूरेथ्रा पे क्या ब्लीडिंग है, ब्लड है, और साथ में पेनिस भी कैसा हो गया? स्वेल हो गया, और स्क्रोटम भी उसके कैसे हो गए? स्वेल हो गए। अब ये ऐसा क्यों होता है? पेनाइल यूरेथ्रा रेप्चर हो गई उसकी इसलिए, बल्बर यूरेथ्रा रेप्चर हुआ इसलिए, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रेप्चर हुआ इसलिए, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में रेप्चर हुआ इसलिए। क्या रहेगा अपना आंसर?
अभी आपको देखिए यूरेथ्रा की आपको पोजीशंस देखने को मिल रही है। तो आई थिंक थोड़ा ऐसे ये टॉपिक थोड़े लोग कम पढ़ाते हैं, तो अपन जब तक समझेंगे नहीं कि कौन सी यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं तब तक अपन करेक्ट आंसर पे नहीं जा पाएंगे। तो देखिए जो प्रोस्टेट के पास का यूरेथ्रा का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन जो आगे जो बनता है उसको अपन सबसे पहला वाला पार्ट अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या मेम्ब्रेन्स के पास में रहता है, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। नीचे जो इसका मिडल वाला पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं बल्बार यूरेथ्रा, और जो आगे वाला पार्ट है पेनिस का वो इसे हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। तो इंजरी में क्या देखने को मिला आपको, ब्लड देखने को मिला आपको, साथ साथ में वो यूरिन नहीं कर पा रहा मगर उसको यूरिन की अर्ज हो रही है, ठीक है। इस प्रकार के साइन सिम्टम हमें देखने को मिले थे पेशेंट के अंदर। और इस वाले आगे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर यूरेथ्रा, क्योंकि ये क्या रहता है पेनाइल पार्ट में रहता है, पेनाइल पार्ट एकदम बाहर रहता है, तो ये रहता है एंटीरियर यूरेथ्रा। उसको अपन पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के टाइप हो गए, और टाइप के अंदर भी सब टाइप इसके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्बार यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। अब इसकी इंजरी कहाँ पे होगी, तो आपको इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। चारों ऑप्शन है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर इंजरी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो इंजरी होगी इसके अंदर बल्बार यूरेथ्रा के अंदर। आंसर क्या करेक्ट रहेगा, बल्बर यूरेथ्रा। अब बल्बार यूरेथ्रा के अंदर ही क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे तो स्क्रोटम स्वेलिंग ही देखने को मिलेगी। अब आपके अंदर डाउट आएगा कि सर आपने तो बताया था कि स्क्रोटम स्वेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, जब कभी भी बल्बार यूरेथ्रा के अंदर इंजरी होती है तो क्या देखने को मिलता है, यूरिन का स्प्रेड देखने को मिलता है इंटरनली, ठीक है। जो यूरिन रहता है वो स्क्रोटम की साइड भी चला जाता है, पेनाइल रीजन के अंदर भी आ जाएगा तो पेनिस के अंदर स्वेलिंग कर देगा, स्क्रोटम के अंदर जाएगा तो स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग कर देगा, ठीक है। इसलिए ड्यू टू रेप्चर ऑफ बल्बस पोर्शन, ड्यू टू रैप्चर ऑफ बल्बस पोर्शन, इससे क्या होगा, यूरिन में पास द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और स्वेलिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्क्रोटम के अंदर, पेनिस के अंदर एंड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल। कहाँ पे मिलेगी स्वेलिंग, स्क्रोटम, पेनिस एंड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर देखो फीमर अपना जो फीमोरल साइड है वहां पे स्वेलिंग नहीं आती, क्यों नहीं आती है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, एक डायफ्राम रहता है, ठीक है। इसकी वजह से जो यूरोजेनेटेड डायफ्राम वहां पे प्रेजेंट रहता है अपना उसको सेपरेट करने के लिए, तो वहां तक जो है यूरिन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, अपना फ्लूइड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहां पे अपना स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती है। मगर ये जो पेनाइल वाला पार्ट है, पेनिस का जो पार्ट है सेंट्रल, वहीं तक स्वेलिंग बनी रहती है। अब देखिए अगर यहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर ब्लीडिंग इंजरी होती, ठीक है, इंजरी तो कहाँ हुई थी, बल्बर पार्ट के अंदर हुई थी, अपना आंसर हो गया करेक्ट, बल्बर यूरेथ्रा। अगर यहाँ पे मेम्ब्रेनस रीजन के अंदर इंजरी अगर हुई होती तो यहाँ से यहाँ पर स्वेलिंग कहाँ देखने को मिलती है आपको, प्रोस्टेट के अंदर, क्योंकि बल्बस के अंदर बल्बर रीजन के अंदर प्रोस्टेट में मैंने आपको स्वेलिंग नहीं बताई थी, स्वेलिंग कहाँ बताई थी, स्क्रोटल रीजन के अंदर। अगर मेम्ब्रेन के अंदर रेप्चर होता तो स्वेलिंग कहाँ होती, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर और ब्लैडर के अंदर। ये डाउनवर्ड और सुपरफिशियल जाती स्वेलिंग, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बल्बर यूरेथ्रा। बल्बर यूरेथ्रा यहाँ पे क्या होगी, रेप्चर होगी, पेनाइल नहीं होगा, मेम्ब्रेनस नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर में कोई रेप्चर नहीं होगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में भी रेप्चर नहीं होगा। अब बल्बर क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको सभी इमेज के अंदर समझा दिया था मैंने। सेशन में थैंक यू।